इमरान खान अब मुसलसल पिछले 3-4 दिन से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, कमेटी बनाने के लिए तैयार है। वो ये तक कह चुके हैं कि अगर कमेटी को कन्विंस कर दें कि माइनस इमरान खान मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए भी वो तैयार है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ हमने मरियम औरंगज़ेब साहबा की बात चलाई। वो कह रहे हैं कि जिसने 9 मई के वाक़यात किए उससे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। क्या इसलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे कि अब कमज़ोर है तहरीक इंसाफ, इमरान खान, तो कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को मुज़ाकरात करने की? शुक्रिया शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने खुद ही अभी अपने तारफ़ी कलमात में कहा कि इमरान खान साहब अब जब बंद गली में आ गए हैं तो वो उस बंद गली से निकलने के लिए मुज़ाकरात का कार्ड खेल रहे हैं। दरअसल यूँ समझिए कि वो मुज़ाकरात के नाम पे जो 9 मई को उनसे घिनौना अमल हुआ है उसका NRO तलाश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से मुज़ाकरात के लिबादे में NRO मिल जाए और इस मौजूदा सूरत हाल से वो निकल सकें, जो कि उन्होंने 9 मई को गदर मचाया, पाकिस्तान के फौजबात पे हमला किया, जिना हाउस को जला के खाक कर दिया, एयरफोर्स की बेसिस के ऊपर हमला किया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की, रेडियो पाकिस्तान पिशावर जला दिया, चागी का मॉडल जला दिया। चुन चुन के देखिए, देयर वाज ए मेथड इन दैट मैडनेस कि जो भी पाकिस्तान की दिफा की अलामतें थी उन सब को अब जो ऑडियोज आ रही हैं उससे तो कोई शुबा नहीं रह गया कि ये सब PTI की लीडरशिप की प्री प्लान मनसूबा बंदी थी और उसके तहत उन्होंने किया है। और यकीनन अब इसका जब मुहासबा हो रहा है और वो ये देख रहे हैं कि अगर वो इस मुहासबे में फंस गए तो उनका काफ़ी सियासी नुकसान हो सकता है और ख़ुद उनके ऊपर भी ये कार्रवाई जो है पहुँच सकती है, चूँकि हर चीज़ की जो ताने बाने हैं वो ज़मान पार्क तक और इमरान खान साहब तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को लीड कर रहे थे, इस मंसूबे को लीड कर रहे थे। तो वो इसलिए अब कौम को धोखा देने के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा शहजाद कि जो इन्होंने एक मेकअप लगाया हुआ था, ये तो इनकलाबी थे, ये तो इनकलाब न लाने निकले थे पाकिस्तान में। आपने देखा कि किस तरीके से इस इनकलाब का मेकअप झड़ रहा है। देखिए, जो इनकलाबी हैं अगर आप तारीख में देखें, उन्होंने 10-10, 20-20 साल जेलें अपने कॉज के लिए, अपने नज़रिए के लिए काटी हैं, लेकिन उनके माथे पे कभी कोई शकन नहीं आती। ये तो इनमें से कुछ लोग अभी जेलों में भी नहीं गए और रो रो के वो सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मैं इस पर आता हूँ, लेकिन इस वक्त क्या ये मुमकिन है एहसन इकबाल साहब कि जो 9 मई को हुआ उसके बाद के जो वाकयात थे उस पर तो कार्रवाई जारी रखी जाए, लेकिन जो सियासी मामला थे उस पर बैठ के बातचीत की जाए, क्योंकि 9 मई के बाद ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया आप देख लें तो उसमें भी कहा कि कौमी इत्तेफाक राय होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान। 9 मई के बाद ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सरबराही पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे थे, उसमें भी आप लोगों ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब NRO के पीछे छुपना चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए? आप लोग खुद कह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद के होने चाहिए मुज़ाकरात। ये देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आपको याद होगा कि हमने चेयरमैन सेनेट के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, लेकिन PTI उन मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आई और वो निकल गई। और जहाँ तक इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन का मुझे कोई फ़ायदा बता दें, भाई फ़ायदा ये है कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों में इलेक्शन इकट्ठे होना है। आप ये नहीं कर सकते कि पंजाब में इलेक्शन पहले करके बाकी सूबों को फेडरेशन से निकाल दें, चूंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अगर उसमें 6 महीने या 4 महीने पहले इलेक्शन होगा तो ये फिर हमेशा पंजाब के मतहत ही कौमी असेंबली का इलेक्शन हुआ करेगा, बाकी सूबे तो इररेलेवेंट हो जाएंगे। सही, अब तो ऐसा लगता है कि एहसन साहब वो 2 सूबों में पहले इलेक्शन करवाने वाली बहस तो बहुत पीछे चली गई। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुआ होगा, उसके बाद एलामिया आया, तो क्या खाका क्या था आप लोगों के जहन में जब आप कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सियासी हल निकालना चाहिए? और जाहिर सी बात है जब स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो उसमें तहरीक इंसाफ एक बड़ा स्टेक होल्डर है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं और 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं। एक, इस मुज़ाकरात का कतन 9 मई का जो मवाख़ज़ा है उसके साथ ताल्लुक नहीं है। जो 9 मई का वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही रेड लाइन क्रॉस हुई है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगनी होगी, मुसल्लह अफ़वाज से माफ़ी मांगनी होगी, उन शोहदा की फैमिली से माफ़ी मांगनी होगी जिनकी उसने तौहीन की है। अगर वो ये माफ़ी नहीं मांगते और समझते हैं कि इसके साथ ही उन्हें कौमी सियासत में कोई मुकाम मिल जाएगा, तो ये उनकी गलती है। चूँकि अगर इस चीज़ को हमने कबूल किया तो कल तो कोई क्लर्क्स जो है वो भी मुजाहरा करने निकलेंगे, तो वो भी GHQ पे चढ़ दौड़ेंगे
कल कोई और फेडरेशन निकलेगी मजदूरों की, वो भी चढ़ दौड़ेगी। तो ये मुल्क के अंदर रेड लाइंस जो है, आप अमेरिका में देखिए अभी जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ, उन्होंने 18 साल उसके मास्टरमाइंड को सजा दी है और हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद करके उनके मुकदमे चलाए। बरतानिया ने भी इसी तरह जब वहां बलवा हुआ तो उन बलवा गिरों को हजारों की तादाद में पकड़ के रात को भी अदालतें लगा के सजाएं दी। तो कोई मुल्क इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता, लिहाजा वो एक अलहदा ट्रैक है। उसके अलावा अगर पीटीआई जो है वो इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाने पे कि इलेक्शन के नताइज को कैसे हम शफाफ बना सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत करना चाहे तो वो सेनेट का प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहां पर। लेकिन आप लोग इनिशिएट नहीं करेंगे मुज़ाकरात, क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा है कि होने चाहिए मुज़ाकरात। नहीं, हमें उस पर कोई कबात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए प्री कंडीशन ये है कि सबसे पहले पीटीआई को 9 मई के वाकयात से अपना नदामत का और माफी का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस चीज को एक साइड पे रख के मुज़ाकरात करेंगे तो दैट विल टेंड अमाउंट टू कंडोनेशन। माफी से बेसिकली 9 मई के वाकयात की माफी हो और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। लेकिन मुझे ये भी बताइए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज भी इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, बड़े पुराने ताल्लुक है इनका इमरान खान साहब से। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि पर्सनल उनका एक दोस्ती वाला ताल्लुक था। वो भी आज पार्टी छोड़ के चले गए। कल कई रहनुमा छोड़ के गए, जिसमें आपके मुखालिफ जो हैं अबरारुल हक साहब, वो भी छोड़ के चले गए। ये क्या वजह हो रही है कि एक के बाद एक रहनुमा पार्टी को छोड़ के जा रहा है? मतलब माजी में भी हमने पार्टियों को टूटते हुए देखा है, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर टॉप लीडरशिप का इस तरह बिखर जाना, ये कोई मांग नहीं है। आपके ख्याल में क्या वजह बन रही है इसकी? देखिए, पहली बात यह है कि पीटीआई कोई एक फितरी जमात नहीं थी। इसके अंदर जो लोग शामिल थे वो 2 तरह के थे। एक तो वो थे जो इमरान खान साहब की कल्ट में या उनकी शख्सियत परस्ती में, उनकी परस्तारी में इस जमात में शामिल थे। दूसरे वो लोग थे जिन्हें कॉबल अप करके 2017-18 में इधर उधर से पकड़ के एक भानमती का कुनबा बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त एक स्कीम थी जिसमें इनको बरसर इक़्तिदार लाना था और हमारी हुकूमत को बाहर करना था। तो ये एक गैर फितरी तौर पे सबको इकट्ठा किया गया था। थोड़ा सा प्रेशर आया, ये सब कहते थे हम इनकलाब लाने निकले हैं। देखिए, इनकलाबी ऐसे होते हैं कि इनकलाबियों ने तो कई अशरे तक जेलें काटी हैं, तारीख उठा के देखी है। अब बुरी बात लगती है कि अपनी मिसाल दूं, मुझे गोली लगी, मैंने तो ना अपनी जमात छोड़ी ना अपनी सियासत छोड़ी। मैंने 2.25 महीने सजाए मौत के कैदियों की चक्की में इमरान खान साहब ने मुझे रखा, बल्कि मैं जब भी पेशी पे आता था तो खास तौर पे टाई और सूट लगा के आता था कि इमरान खान साहब को वकालता ना लग जाए कि हम कमजोर पड़ गए हैं। ये तो कोई व्हील चेयर पे चला गया। इस्माइल साहब ने हमें बताया कि आप सुबह रोज जेल में भी तैयार होते थे टाई लगाकर। लेकिन मैं ये पूछा कौन सी क्लास में आपको रखा गया था? क्योंकि इनकी एक रहनुमा पीटीआई की मलिका बुखारी साहबा ये कह रही थी कि सी क्लास जेल में रखा गया था, और अडियाला में अगर आप सी क्लास जेल में रहे, खासतौर पर वो लोग जो पहले जेल नहीं गए, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को तो बेटर क्लास जेल मिली थी ना? नहीं शहजाद, हमें सी क्लास से नीचे वो सेल था जहां पे फांसी लगने वाले लोगों को सजाए मौत से पहले रखा जाता है। वो चक्कियां होती हैं, वो सबसे वर्स्ट क्लास होती है। और फिर जो मई के महीने में ये गिला करते हैं, मैंने अपने कायद नवाज शरीफ को जेल में इस हालत में देखा है, जब उन्हें मिलने जाते थे उनके कपड़े पसीने से ऐसे शराबूर होते थे, ऐसा कि ये अभी पानी के किसी नलके के नीचे से कपड़ों समेत नहा के आए हैं। इस तरह उनके जिस्म से पसीना बह रहा होता था। इस हाल में वजीर आजम नवाज शरीफ को जेल में रखा, कभी उनके माथे पे शिकन नहीं आई। एहसन साहब, 2 रोज पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये बताया कि जब उनसे पूछा गया कि क्यों लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ लोग एमपीओ के तहत गिरफ्तार हैं, कुछ लोगों को ये दिखाया जाता है उनकी ऑडियोज या वीडियोज के किस तरीके से उन्होंने सहूलतकारी की है 9 मई के वाकयात की, तो फिर वो और उनको बताया जाता है कि इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, तो वो कहते हैं कि नहीं फिर बेहतर है हम जेल में ना रहे, हम पार्टी छोड़ देते हैं। तो मसला यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने कहा है कि जो मुलविस होगा 9 मई के वाकयात में, चाहे उसका सहूलतकार क्यों ना होगा, उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो पार्टी छोड़ है उसको रिहाई मिल जाती है। लेकिन ये लीडरशिप के साथ है, जो वर्कर्स के साथ है वो ये सलूक नहीं है। वर्कर्स बेचारे मिलिट्री कोर्ट में भी उनका ट्रायल होगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी होगा, लीडर्स को ये ऑप्शन दिया जा रहा है। शहजाद, आपसे मैं ये बात बड़े दुखी दिल से कहना चाहता हूँ, आपकी बात में बड़ा वजन है कि वो बच्चे कि जिनको इमरान खान साहब ने नफरत का जहर भरा उनके दिमागों में, और वो इनकलाब लाने के लिए GHQ जिन्ना हाउस पे हमलावर हुए आम घरों के बच्चे थे, उनका तो मुस्तकबिल इमरान खान साहब ने तारीक कर दिया।
और फिर किस तरह जब वो बच्चे इनके अपनी जमात के जेलों में हैं, इनको कैसे आया कि ये ट्वीट करें कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर करने चला जाऊं। यानी कि आपकी अपने औलाद के लिए तो शुमाली इलाका जात में सैर करने के ख्वाब आते हैं, और जो गरीबों के बच्चे हैं जो आपके उस जहर आलूद पैगाम को देखकर आग के अंदर कूद गए और जिनका मुस्तकबिल आपने तारीफ कर दिया, उनकी आपको कोई फिक्र नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सब कुछ जो है इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर होती है, उन्हें इसको कबूल करना लेकिन चाहिए। हुकूमत और रियासत इसको कैसे देख रही है कि क्या सबके साथ एक जैसा सलूक होगा, या फिर जो सियासी लीडर्स हैं उनको रिहाई दे के ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं? आजकल ये बात चल रही है कि तरीन साहब भी एक पार्टी बना रहे हैं, तो फिर क्या ये ऑप्शन दिया जा रहा है उनके? और अगर ये ऑप्शन दिया जा रहा है तो फिर ये अकाउंटेबिलिटी तो ना हुई। जी, मेरे जाती राय में जिसके खिलाफ भी एविडेंस है, रिगार्डलेस कि वो सियासत छोड़ता है या नहीं छोड़ता, उसके साथ वही सलूक होना चाहिए कि जो एक आम कारकुन के साथ हो रहा है। और अगर इस तरीके के इस्तिस्ना लीडर्स को मिलेंगे तो यकीनन इस अकाउंटेबिलिटी की साख को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। ये लोग तो खौफजदा हैं, ये तो इसलिए खौफजदा हैं, ये समझते हैं कि कहीं हमारा नाम आ गया या हम पकड़े गए, जेल में चले गए तो इनके पसीने छूट जाते हैं। तो ये असली और नकली इनकलाब का फर्क कौन देख रही है? ऐसे साहब इस वक्त, लेकिन क्योंकि आप खुद सियासी बसीरत रखते हैं, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि देखें इस मुल्क में इस वक्त हमें एक तकसीम नजर आ रही है, सियासी तकसीम भी है, माशरे में तकसीम है, जुडिशरी में तकसीम है, और ज्यादातर ये पॉलिटिकल लाइंस पर है। तो क्या किसी लीडर को एलिमिनेट करके, पार्टी को बैन करके आप इस तकसीम को खत्म करेंगे, या फिर अगर आप ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे ये तकसीम बढ़ जाएगी? मतलब अगर मुल्क का सोचना है हमने आगे कैसे बढ़ना है तो इस पॉइंट पे गौर करना पड़ेगा। तकसीम बढ़ानी है ताकत के जरिए या तकसीम कम करनी है? और अगर कम करनी है तो आज नहीं तो कल बात तो करनी पड़ेगी फिर। जी बिल्कुल, इसमें तो देखिए, इसीलिए जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, सब ने कहा कि बिलाखिर पाकिस्तान में, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ सियासतदानों को बात नहीं करनी है। पाकिस्तान को अगर हमने मुस्तहकम बुनियादों पर आगे लेके जाना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, जिसमें सियासतदान भी हैं, अदलिया भी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी है और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी है। ये जितने पावर सेंटर्स हैं इनको अपने तमाम दायरों को अलाइन करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, और कम से कम 10 साल के लिए मुल्क में एक स्टेबिलिटी पैदा करने का फॉर्मूले पर इत्तफाक करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस वक्त मुआशी तौर पे जिस दलदल में है, हम पोलराइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर कहूँगा, मैं ये बात जरूर कहूँगा, देखिए जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है वो बुनियादी तौर पे इस पोलराइजेशन की मौजूद है कि जो एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से तमाम इदारों को डिवाइड कर रही थी। और पिछले 6-8 महीने से अगर आप देखिए तो जो आखिरी इदारा हमारा जिसकी डिसिप्लिन उसका तुरा इम्तियाज है, इन्होंने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया से फौज को टारगेट किया हुआ था, बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क से, कि खुदा ना खास्ता उसके अंदर तकसीम पैदा करें। अगर जिस तरह की जजेस के अंदर इन्होंने तकसीम पैदा कर दी है, खुदा ना खास्ता फौज में ऐसी तकसीम पैदा कर देते तो हमारे सूडान जैसे हालात हो सकते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि 9 मई की इन्होंने हमाकत की है, उसके बाद कौम को पता लग गया इनकी असलियत का और ये सारा मेकअप इनका उतर गया। वरना जो इनका अल्टीमेट डिजाइन था, एक और चीज की तफरीक भी करनी पड़ेगी एहसान इकबाल साहब। देखें, वायलेंस हुआ, बहुत गलत हुआ, दहशतगर्दी में आप इसको ट्राई करना चाह रहे हैं, जो लोग मुलविस हैं होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन अब एक गलती हमने देखा था, जब भी सियासतदान ताकतवर होता है वो करता है, पाकिस्तान में तो ये तारीख में बड़ा आम तौर पे हमने देखा है। इमरान खान साहब कुछ अरसे पहले हक और बातिल की जंग कह रहे थे, आप लोगों को कह रहे थे इंपोर्टेड हुकूमत गद्दार है। आज इमरान खान के बैनर्स, उनकी पार्टी पोस्टर्स लगे हुए हैं कि वो गद्दार वतन है। अब एक लीडर है, 1 करोड़ 70 लाख वोट लेकर आया है, वजीर आजम था मुल्क का, अब उसको गद्दार, पहले वो गद्दार कह रहे थे अब उनको गद्दार कहा जा रहा है। और इस मुल्क में एक तवील फहरिस्त है जिनको आप गद्दारी के हम लोग सर्टिफिकेट बांट चुके हैं। तो सियासत में कहीं ना कहीं हम सीख के आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं या वहीं फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस तरह तो आप लोगों को बैनर और पोस्टर से ना गद्दार बना सकते हैं ना मुहिब वतन बना सकते हैं। इसके लिए तो आपने अमल देखना है। और यही इस वक्त जो एक पैराडॉक्स है कि एक ऐसी सियासी जमात के जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोर्स कहती थी, वो उन तमाम हरकत की मुर्तकब हुई है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। देखिए, ज़ियारत रेजिडेंसी जिन्होंने कायद आज़म की जलाई, हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिना हाउस जो जलाए उसको हम क्या कहें?
अगर आप खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में फौज की चौकी पे हमला कर दें तो आप दहशतगर्द कहलाते हैं। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो अमल था तहरीक इंसाफ का, उसके बाद ये बैनर्स जस्टिफाइड है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पैराडॉक्स इसीलिए है कि पीटीआई ने वो तमाम एक्टिविटीज की हैं कि जो पाकिस्तान में वो गिरोह करते आए हैं कि जो दहशतगर्द कहलाते हैं। तो पीटीआई ने उस रेड लाइन को क्रॉस किया है, तो इसलिए ये अवामी रद्द अमल आ रहा है। और इसीलिए पीटीआई के पास एक रास्ता जो मुस्तकबिल की अगर सियासत बचानी है तो वो कौम से माफी मांगे, मुसल्लह अफवाज से माफी मांगे और सबसे बढ़कर शोहदा की फैमिली से माफी मांगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।